ले जी, हमारी जो डिस्कशंस जा रही हैं वो तो जा रही थी कंट्रोल्स के पर्सपेक्टिव से। अब इस कंट्रोल्स में जो मेजर दो चीज़ें होती हैं, एक होती है आपका प्रोक्योरमेंट टू पेमेंट, और दूसरा होता है ऑर्डर टू कैश। ये जो प्रोक्योरमेंट पेमेंट है ये बेसिकली आपका परचेज का साइकिल है, और ऑर्डर टू कैश है सेल का साइकिल आपका। मैंने आपको जो बेसिकली ये दोनों प्रोसेसेस करवाए थे, तो उसमें मैंने सिर्फ पेमेंट से परचेज का प्रोसेस नहीं दिखाया था, बल्कि परचेज के साथ पेमेंट को किस तरीके से होती है उसके बारे में भी हमने बात की थी। फिर हमने ऑर्डर टू कैश के अंदर सेल का प्रोसेस नहीं देखा था, बल्कि हमने सेल के साथ सेल की रिसीट को भी देखा था। तो अगर रिसीट होती हैं तो बैंक रिसीट्स होंगी, अगर पेमेंट्स होती हैं तो बैंक पेमेंट्स होंगी। तो अब इनके भी कंट्रोल्स हमें साथ साथ पढ़ लिए, लेकिन अगर हम उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेंगे, थोड़ा सा जाके बुक के ऊपर रीड कर लेंगे, तो होपफुली हमारे जो कंसर्न्स हैं रिगार्डिंग द कैश मैनेजमेंट, रिगार्डिंग द बैंक मैनेजमेंट, वो हमारी चीज़ें यहाँ पे कंट्रोल हो जाएंगी। बैंक पेमेंट्स का प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा दो तीन चीज़ें बता देता हूँ, क्योंकि आज जो हमारा फोकस होगा वो बैंक पेमेंट्स पे होगा और बैंक रिसीट्स पे होगा, यानी बैंक के ऊपर है, चाहे उसकी बैंक की पेमेंट्स हैं चाहे उसकी रिसीट्स हैं। जी, यहाँ ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले पिछले लेक्चर्स में किसी को कोई सवाल, कोई कंसर्न, कोई इशू, कोई चीज़ डिस्कशन वाली हो? पढ़ा होगा तो होगी, नहीं पढ़ा होगा तो नहीं होगी। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने नहीं पढ़ा। ठीक है जी। एनी जी, बैंक के अंदर हम दो प्रोसेस को डिस्कस करेंगे आज। एक बैंक की पेमेंट्स हैं और दूसरा बैंक की रिसीट्स हैं। पेमेंट लिंक किसके साथ है? परचेज के साथ या एक्सपेंस के साथ। और रिसीट किसके साथ लिंक्ड है? सेल के साथ या इनकम के साथ। नॉर्मली यही हो सकती है ना। अब मुझे एक चीज बताएं, देखें, क्या पेमेंट हम उस वक्त तक कर सकते हैं जब तक हम उसकी परचेज रिकॉर्ड ना करें, अनलेस अनटिल एडवांस दे रहे हो। अगर हम एडवांस में परचेज कर रहे हैं तो फिर पेमेंट पहले हो सकती है, अदरवाइज जब तक आपके पेमेंट है वो तब स्टार्ट होती है जब आपकी चीज़ें परचेज हो जाती हैं। मैंने वर्ड क्या यूज़ किया था? प्रोक्योरमेंट टू पेमेंट, यानी कि प्रोक्योर करने के बाद क्या करना? पेमेंट करना। अच्छा, नॉर्मली जब भी कोई बैंक पेमेंट प्रोसेस से स्टार्ट होते हैं तो उसमें सबसे पहले तो आपका जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है उसके पास एक रिक्वेस्ट आती है। क्या आती है? रिक्वेस्ट। किसके पास आती है? यानी बैंक पेमेंट करनी है, सबसे पहले क्या आएगी? रिक्वेस्ट आएगी। किसको? फाइनेंस डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट आएगी। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट कौन भेजेगा? प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट। कमर्शियल जिसे कहते हैं, कमर्शियल डिपार्टमेंट जो होता है ये रिक्वेस्ट भेजता है कि भाई हमारी जो है ना ये पेमेंट करनी है, तो आप पेमेंट्स को प्रोसेस करवा दें। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट सबसे पहले क्या देखेगा? क्रेडिट डेज पूरे हो चुके हैं। जारी बात है, आप अगर CFO की पोजीशन पे बैठे हैं, आपने कोई पेमेंट करनी है, तो सबसे पहले आपका क्या सवाल होगा? भाई इसने हमें क्रेडिट डेज कितने अलाउ किए थे? अगर फॉर एग्जाम्पल इसने हमें 60 डेज अलाउ किए थे, आज तक 30 डेज कंप्लीट हुए हैं, तो मैं इसकी पेमेंट को प्रोसेस नहीं करूँगा। मैं क्या कहूँगा? भाई इसने हमें क्रेडिट डेज क्या दिया हुआ है? 60 डेज का दिया हुआ है। तो मैंने तो अपने जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बनाई है, जो हमने अपने कैश फ्लोज को मैनेज किया हुआ है, वो तो इस बेस पे किया है कि हमने इसको 60 दिन के बाद पेमेंट करनी है। अगर आप आज हमसे इसकी पेमेंट आज के दिन पे करवा देंगे तो हमारा तो कैश फ्लो है वो मिसमैनेज हो जाएगा, क्योंकि हमारे तो सारे के सारे कैश फ्लोज। देखिए, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, जो आप अक्सर अपने MFA में पढ़े होंगे या रेशियो एनालिसिस में पढ़ते होंगे। व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? अल्टीमेटली जो एंटिटी को ऑपरेट करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं
उस रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए आपको डेटर्स में भी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। ज़ाहिर बात, आप जब सेल करते हैं तो किस में करते हैं? क्रेडिट में सेल करते हैं। जब आप परचेज करते हैं तो किस में होती है? वो भी क्रेडिट पे परचेज होती है। तो आपने अपने वर्किंग कैपिटल यानी ऑपरेशनल कैश फ्लोस को क्या करना है? मैनेज करना होता है। अब सबसे पहले क्या देखा उसने? क्रेडिट डेज उसके पूरे हो चुके हैं या नहीं हो चुके। फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या देखेगा? जी बोले, मैंने ये चीज़ हमने डिस्कस की नहीं है। बजट तो हो चुका है, बजट शुरू में देख लिया था हमने। क्रेडिट डेज उसके पूरे हुए या नहीं हुए। फिर उसके बाद अगर पूरे हो चुके हैं, यस या नो। अगर यस है यानी कि उसके क्रेडिट डेज पूरे हो चुके हैं, तो फिर क्या करेंगे? फिर स्क्रूटनी करेंगे। स्क्रूटनी किस चीज़ की करेंगे? पेमेंट वोचर की स्क्रूटनी करेंगे। हम कहेंगे कि फॉर एग्जांपल आपने कोई पेमेंट करनी है, तो सबसे पहले हमें जो परचेज वोचर है वो दिखाएं। आप पेमेंट वोचर के बैक एंड के ऊपर जो आपकी प्रॉपर ट्रांजेक्शन है वो दिखाएं। वो क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे? फॉर एग्जांपल कि आप पीओ देखेंगे, पीओ के साथ आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट चेक करेंगे, फिर आप देखेंगे कि उसके साथ प्रॉपर इनवाइस लगी है या नहीं लगी, गुड रिसीव्ड नोट लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, इनवर्ड गेट पास लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। तो जितने परचेज के डॉक्यूमेंट्स है वो सारे आप चेक करेंगे। उसके अंदर आप सारे कंपैरिजन करेंगे कि भाई जो मेरा रेट था वो पीओ के अंदर जो रेट था वही लिया गया या नहीं लिया गया, और पीओ का जो रेट है वो वही लिया गया जो आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट की बेस पे डिसाइड हुआ था या नहीं हुआ था। फिर जो गुड्स रिसीव हुई हैं उसके साथ हमने गुड रिसीव नोट लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, क्या इंस्पेक्शन नोट लगे हुए या नहीं लगे हुए। आप पूरे पेमेंट वोचर की स्क्रूटनी करेंगे। नॉर्मली इस काम को करने के लिए एक इंटरनल ऑडिट फंक्शन भी साथ काम कर रहा होता है। यानी कि यहाँ पे जहाँ पे पेमेंट रिक्वेस्ट टू फाइनेंस डिपार्टमेंट को आने से पहले एक और डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व हो सकता है, उसे कहते हैं इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट। जो इंटरनल यानी कि अब प्रोसेस होगा क्या? प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट किसको भेजेगा? इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट को भेजेगा। इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट क्या करेगा? उस वोचर की स्क्रूटनी कर लेगा। वोचर की स्क्रूटनी किस तरीके से करेगा? जो मैंने भी आपको तरीका बताया है। वहां पे वो कह देगा कि वोचर ओके है। वोचर ओके हो गया तो रिक्वेस्ट किसके पास चली जाएगी? फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास चली जाएगी। फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या चेक करेगा? क्रेडिट डेज चेक करेगा। इसके बाद क्या करेगा? पेमेंट का प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे दो तरीकों से काम होता है। नॉर्मली अगर कंपनीज का इंटरनल ऑडिट फंक्शन काम कर रहा है तो जो पेमेंट रिक्वेस्ट आती है, पेमेंट रिक्वेस्ट से पहले आपके पास इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट जो है उस वोचर को चेक करके बता देता है कि ये वोचर ठीक है या नहीं है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाइड वे में करें, तो अगर हम इसको सादे अल्फाज में फ्लो चार्ट की शक्ल में करें तो सबसे पहले प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट आता है। वो किसको भेजेगा? इंटरनल ऑडिट को। वो किसको भेजेगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट को। अब यहां पे कुछ काम हो रहे हैं हर एक के। प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट ने पूरा प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस चलाया। इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट ने क्या किया? स्क्रूटनी की। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने क्या करना है? पेमेंट। अब पेमेंट सिंपली इस तरह से नहीं होती कि भाई पेमेंट होगी है, उसके लिए प्रॉपर आपके पेमेंट वोचर बनता है। इसके लिए फिर क्या बनेगा जी? पेमेंट वोचर बनेगा। पेमेंट वोचर के बाद चेक बनेगा। चेक के ऊपर क्या होंगे? सिग्नेचर्स होंगे। सिग्नेचर होने के बाद क्या होगी? पेमेंट हो जाएगी और प्रोसेस क्या हो जाएगा? क्लोज। ये बात समझ आई आपको? जी कोई मुश्किल तो नहीं है ना? एक सीक्वेंस में से मैंने सीक्वेंस बतानी है, बाकी उसकी बुक के ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीजें। इस तरह से अगर रिसीट होनी हो तो रिसीट में क्या होगा? ऑर्डर आएगा। अब आप दो ऑप्शन हो सकती हैं, या एडवांस में पैसे ले रहे होंगे आप कस्टमर से, या आप उसको क्रेडिट डेज लो कर रहे होंगे। दो ऑप्शन हो सकते हैं, इसके लिए तीसरी ऑप्शन तो कोई अवेलेबल नहीं है। अब सेम जो वाइस वर्सा कर ले प्रोसेस को। अब कंट्रोल रिस्क क्या होते हैं? सबसे पहले देखें ना, अगर फॉर एग्जांपल बैंक पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक पेमेंट में क्या रिस्क है? मिस्टर ए की पेमेंट मिस्टर बी को ना चली जाए, ये बहुत बड़ा रिस्क है। दो दफा पेमेंट ना हो जाए, ये भी रिस्क है। और क्या रिस्क हो सकते हैं? ज्यादा पेमेंट ना हो जाए, डिस्काउंट्स को प्रॉपरली डिडक्ट ना किया जाए। अगर कोई हमारे परचेज के अंदर कोई डिफेक्टिव माल आ गया था तो उसकी पेमेंट को डिडक्ट नहीं किया गया। ये सारे मसाइल क्या हैं?
पेमेंट के मसाइल हैं, पेमेंट अगर आपने कर दी है बगैर स्क्रूटनी किए हुए तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपके वहाँ पे रेज हो सकते हैं, ठीक है जी। या अनऑथराइज पेमेंट हो जाए, ये भी तो प्रॉब्लम हो सकती है, अनऑथराइज पेमेंट भी तो हो सकती है, क्या ख्याल है? ठीक है जी, समझ आ गई बात आपको। अब पेमेंट के साथ वाइस वर्सा करेंगे तो रसीट बन जाएगा। रसीट में क्या होगा, पैसे आए होंगे। फॉर एग्जाम्पल फील्ड, अब वहाँ पे नॉर्मली दो ऑप्शन हो सकती हैं, या तो बैंक अकाउंट में पैसे आए होंगे या कैश में पैसे रिसीव होंगे। आज अभी हम जो डिस्कशन कर रहे हैं किसी कर रहे हैं, बैंक की कर रहे हैं। तो बैंक में पैसे आए होंगे तो सबसे पहले किसी कस्टमर ने हमारे अकाउंट में पैसे जमा कराए होंगे, वो पैसे जमा करा के उसने हमें एक वोचर भेजा होगा, वोचर की बेस के ऊपर हमने उसके अकाउंट के अंदर जाके क्या की होगी, एंट्री की होगी, प्रोसेस क्या हो गया, क्लोज हो गया। अब ज़रा इसको मार्क करते हैं कि जो इसके हमारे पास जो बुक के अंदर नॉलेज लिखा हुआ है वो क्या है और उसको हम किस तरीके से जो है वो मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि मैं अब इसके ऊपर ज़्यादा टाइम वो लगाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम लग चुका है कंट्रोल्स के ऊपर। पीछे डेज हमारे पास टोटल जो है वो 18 से 20 डेज रह गए हैं इस सेशन को कंप्लीट करने के लिए। चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, तो अब थोड़ा सा चीज़ों को हमें थोड़ा तेज़ी से लेकर चलना होगा जी। देखिए जी, हमारे जो बेसिकली बैंक एंड कैश पेमेंट है, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है। सबसे ज़्यादा फ्रॉड होने के चांस आपके बैंक और कैश में होते हैं जी, सबसे ज़्यादा कैश में होते हैं, बस बैंक में थोड़े कम ही होते हैं। तो अब यहाँ पे देखें बेसिकली बेटा हमारे प्रॉब्लम क्या हो सकती है जी। बैंक एंड कैश इज ऑफन वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव एरिया ऑफ एन ऑडिट इन सेंस दैट इट इज़ द एसेट विच इज़ मोस्ट लाइकली टू बी मिस अप्रोप्रिएटेड। वही बात है जो कि फ्रॉड होने के चांस अब ज़्यादा होते हैं, तो इसमें मिस अप्रोप्रिएशन के चांस ज़्यादा होते हैं। However, it may not be an area of high audit risk in practice because the client company should be aware of the potential high level of risk and should therefore set up appropriate control systems। कहता है हमारे प्रैक्टिस के अंदर जो है ना, ये शायद इतनी ज़्यादा हमें इसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि क्लाइंट ने कंट्रोल्स के ऊपर अच्छे लगाए होते हैं। Auditor will be particularly interested in establishing that all receipts belonging to organization have been recorded। यानी कि जितनी हमारी रसीट्स हैं वो सारी बुक्स में रिकॉर्ड हो गई हैं। ज़ाहिर बात है प्रॉब्लम क्या आ सकती है, आउट ऑफ द बुक्स हमने कोई चीज़ सेल कर दी है तो वो ना रसीट आई ना सेल आई, तो वो तो प्रॉब्लम हो सकती है ना। फिर देन कहता है द टर्म कैश इज यूज बिलो टू मीन बोथ नोट्स एंड कॉइन्स एंड आल्सो मनी इन अ बैंक अकाउंट। मैनी एंटिटीज ट्राई टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ कैश बाय अरेंजिंग रिसीट एंड पेमेंट थ्रू देयर बैंक्स। वही बात है, अगर बैंक के थ्रू पेमेंट की जाती है तो वहाँ पे आपका जो रिस्क होता है वो थोड़ा मिटिगेटेड हो जाता है। कैश पेमेंट आर आल्सो एन एरिया ऑफ पोटेंशियल रिस्क। नॉर्मली बेटा मैं एक चीज़ आपको बता दूं, अगर हम लोकल लॉज एंड रेगुलेशंस को भी देखें, अगर आप अपना जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है उसको भी देखें, तो उसमें एक सर्टेन लिमिट होती है जिस लिमिट तक कैश पेमेंट के एक्सपेंसेस को अलाउ किया जाता है, और सर्टेन टाइप ऑफ एक्सपेंसेस होते हैं जहाँ पे कैश पेमेंट को अलाउ किया जाता है। अब बात क्या है कि अगर हम वहाँ पे देखें तो नॉर्मली जो, अगर मैं आप बजाते खुद देखूँ तो नॉर्मली प्रैक्टिकली कैश पेमेंट की डीलिंग्स बहुत कम होती हैं मेच्योर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। वहाँ पे अगर कोई 10,000 से नीचे की पेमेंट होगी तो शायद वो कैश में कर दी जाएगी, अदरवाइज कोई भी पेमेंट कैश में नहीं की जाती, क्योंकि जाहिर बात है कैश के अंदर तो सबसे बड़ा रिस्क है 10,000 की जगह 20,000 पे हो जाए, अमार को पे होना तो उस्मान को पे हो जाए, किसी को भी पे कर सकते। कैश के ऊपर कंट्रोल आप नहीं कर सकते उतना अच्छा, तो ज़्यादा जो होता है आपका बेसिकली बैंक पेमेंट के थ्रू पेमेंट्स करके आप अपने इस रिस्क को मिटिगेट कर लेते हैं जी। तो अब हमारा कंट्रोल ऑब्जेक्टिव क्या है जी, कि सारे पैसे जो हैं वो रिकॉर्ड होंगे, जो रिसीव हुए रिकॉर्ड होंगे, जो रिसीव हुए तो बैंक के अंदर भी रखवा दिए। ये तो नहीं किया कि आपने पैसे रिसीव करके अपने पास ही रख लिए। अगर फादर में पैसे हम रिसीव करके अपने पास रख लेते हैं तो प्रॉब्लम क्या होगी, मिस अप्रोप्रिएशन होने के चांस हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट के अंदर डे एंड की जो सेल है वो 2 दिन के बाद जाके बैंक हो रही है, तो प्रॉब्लम क्या है, एम्बेजलमेंट होने के चांस है। और अगर फॉर एग्जाम्पल जो अब होगा क्या, अब थोड़ा सा आपने सेल के सिस्टम के साथ भी लिंक करना है इसको। अगर सीट है तो उसको सेल के सिस्टम के साथ भी लिंक करना है। अब हमने जो पीछे क्वेश्चन किया था सेल का, उसके अंदर कैश के भी कंट्रोल्स आ रहे थे कि कैश 1 दिन के बाद वहां पे गया है, कैश के ऊपर कंट्रोल नहीं है, फिर कैश की रिकॉर्डिंग नहीं होती, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा था, वो सारे के सारे कंट्रोल आप सेल के साथ लिंक करके पढ़ रहे थे। कैश एंड बैंक के कंट्रोल्स आप इंडिपेंडेंटली तैयार ही नहीं कर सकते।
जब तक आप सेल और परचेज के प्रोसेस को लिंक नहीं कर सकते, उस वक्त तक आप कैश एंड बैंक के कंट्रोल्स को मैनेज नहीं कर सकते। आपने एक बात ज़हन में रखनी है, पेपर में अगर सवाल आया, अगर सेल का सवाल आएगा, सेल के साथ कैश रिसीट का या बैंक रिसीट का भी पोर्शन टेस्ट हो सकता है। अगर परचेज का सवाल आए तो परचेज के साथ बैंक पेमेंट का भी प्रोसेस लिंक हो सकता है। मैं इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में आज फोकस क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि हम इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। यहाँ पे से प्योर रिस्क क्या है, ये रिस्क है कि स्क्रूटिनी नहीं हुई, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने क्रेडिट डेज नहीं देखे, पेमेंट वोचर ठीक नहीं बना, चेक नहीं बना, सिग्नेचर नहीं हुए और पेमेंट ठीक नहीं हुई, ये रिस्क है। इससे पहले जो रिस्क थे वो हमने कहाँ मैनेज किए थे, परचेज के अंदर जाके हमने मैनेज किए थे। ठीक है जी। ऑल मनी हेल्ड एज चेक्स, नोट्स एंड कॉइन इज प्रॉपर्ली सेफ गार्डेड। जाहिर बात है कैश जो है प्रॉपर सेफ के अंदर पड़ी होनी चाहिए, प्रॉपर आपके किसी लॉकर्स में पड़ी होनी चाहिए, ओपन नहीं पड़ी होनी चाहिए, प्रॉपर इन्वेजिलेशन के लिए उसके ऊपर कैमरे होने चाहिए। फिर उस स्पेसिफिक एरिया की एक्सेस हर बंदे के पास नहीं होनी चाहिए, फिजिकल एक्सेस। फिर अच्छा जिनके पास एक्सेस है उनको प्रॉपरली तलाशी भी लेनी चाहिए उनसे, जब कैश वो काउंट करके निकले बाहर आए। फिर जब आपके बेसिकली जो कोई कैश निकले तो उसका प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए, प्रॉपर आपके टाइमली बेसिस के ऊपर कैश काउंट होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं कंपनी का कैशियर हूँ, कैश का मेरे पास कंट्रोल है, मेरे काम को कोई रिव्यू ही नहीं करता, तो क्या रिस्क है? मैं जितनी मर्जी कैश लेके चला जाऊं, अब एक्चुअली कैश कुछ और पड़ी होगी, बुक्स में कैश कुछ और आ रही होगी। अब इस चीज को मिटिगेट करने के लिए क्या करना चाहिए? देयर शुड बी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होनी चाहिए, यानी जो बंदा कैश को हैंडल कर रहा है उसके साथ कैश को हैंडलिंग के साथ रिव्यू भी होना चाहिए। और क्या हो सकता है? प्रॉपर इंटरवल के साथ कैश काउंट होने चाहिए। अगर कैश काउंट होते रहेंगे तो फिजिकल पोजीशन आपको कैश की पता चलती रहेगी, फिजिकल पोजीशन कैश की पता चलती रहेगी, तो आपको पता होगा कि जनाब कोई प्रॉब्लम यहाँ पे मौजूद नहीं है। बात समझ आती है ना? कोई इशू तो नहीं है। एक बेसिक सेंस है, ये कॉमन सेंस के ऊपर बात हो रही है, ये कोई स्पेसिफिक कंट्रोल ऐसे नहीं है जो आप डे टू डे लाइफ के अंदर नहीं देखते होंगे, हर जगह आप देखते हैं। फिर कहते हैं ऑल पेमेंट आर प्रॉपर्ली ऑथराइज, जितनी पेमेंट हो रही है वो ऑथराइज भी होनी चाहिए। अब देखें जितने पैसे आए वो सारे रिसीव हो गए, जो रिसीव हो वो सारे रिकॉर्ड भी हो गए। कहते हैं देयर शुड बी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, द हैंडलिंग ऑफ कैश शुड बी केप्ट सेपरेट फ्रॉम द अकाउंटिंग फंक्शन। जारी बात है जिसने कैश की रिकॉर्डिंग करनी है उसने कैश रिसीव नहीं करनी। कैश रिसीव करने वाला बंदा सेपरेट होना चाहिए और कैश को रिकॉर्ड करने वाला बंदा सेपरेट होना चाहिए। ये तो कोई मुश्किल ही नहीं है, सिंपल सी बात है। अच्छा अगर हमें फॉर एग्जाम्पल बाय पोस्ट पैसे आए हैं, अब जारी बात उसमें डिफरेंट हो सकते हैं ना। कहते हैं देयर शुड बी सुपरविजन ऑफ ओपनिंग ऑफ मेल। जारी बात अगर किसी ने आपको जो है वो पे ऑर्डर के थ्रू भेज दिया है, आपको उसने कोई चेक साइन करके उसने भेज दिया है या उसने किसी और तरीके से आपको भेज दिया है, देयर शुड बी अ लिस्टिंग ऑफ ऑल मनी रिसीव्ड, मेल एंड चेक शुड बी डेट स्टैम्प्ड। ये मतलब सिंपल, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो आप पढ़ेंगे आपको समझ नहीं आएंगी। ऑब्जेक्टिव क्या है? सेग्रीगेशन ड्यूटी होनी चाहिए। अब ये जो कंट्रोल ओवर रिसीट में पोस्ट मैं तो प्रैक्टिकली होती को नहीं है। मैंने आप आईएम की फीस जमा कराते हैं, किस तरह जमा कराते हैं? बैंक अकाउंट में जाके डायरेक्ट जमा करा देते हैं, इस तरह ही होते हैं ना। आप कभी ऐसे हुआ कि आप कैश जाके जमा करेंगे वहाँ पे, या कैश आप इन्वेलमेंट में डालें और भेज दें, क्या एक्सेप्ट कर लेंगे वो? तो क्या बाई पोस्ट वाला काम होता है? बाई पोस्टल होती ही नहीं है। लेकिन अगर किसी ने कर दिया है तो उसके ऊपर आप ये लिख दीजिए जनाब, उसकी स्टैंप लगा देनी चाहिए, उसके अगेंस्ट रिसीविंग डाल देनी चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। और अगर हमें लेटर मिले ही नहीं है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो हमारा तो कोई कंट्रोल ही नहीं है इसके ऊपर। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ज़्यादा ये कोई जो है ना वो वाइज बात जहाँ पे हुई है। आगे कैश सेल है, कैश सेल अगर करते हैं तो उसके ऊपर क्या कंट्रोल होने चाहिए? तो ये आप वो होटल वाला आपने एक देखा था, उसमें कैश रिसीट हो रही थी, तो उसकी हमने बातें की थी। ओनली अ रिस्ट्रिक्टेड नंबर ऑफ एम्प्लॉय शुड बी ऑथराइज्ड टू रिसीव कैश। अब अगर आप जाएं फॉर एग्जांपल होटल के अंदर, तो वहाँ पे ऑर्डर टेकर डिफरेंट होते हैं और जो कैश ले रहे होते हैं वो डिफरेंट बंदे होते हैं कब। और हाँ, अगर किसी ने बैंक के थ्रू पेमेंट करनी है तो वो बेसिकली कार्ड के थ्रू पेमेंट करनी है, तो हो सकता है कि वो आपके पास मशीन लेके आ जाए, वही बंदे से ऑर्डर लिया है। अब आपने इनवाइस से कम अमाउंट तो नहीं दे सकते, आप इनवाइस से ज़्यादा अमाउंट तो नहीं दे सकते, तो आप तो उसमें कंट्रोल रखेंगे। हाँ, कैश हैंडलिंग के लिए अगर किसी ने वहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर लिया और ऑर्डर के साथ उसने कैश भी आपसे ले लिया है तो कोई मसला नहीं, उसका फौरी तौर पे रिसीविंग होती है काउंटर पे, काउंटर वाले उस पर स्टैंप लगाते हैं और उसके बाद कैश क्या हो जाती है, आपके पास इन हो जाती है। कैश टिल्स एंड टिल रोल्स शुड बी यूज टू रिकॉर्ड कैश। वही बात है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल गौरमे पे जाएं, आप किसी बेकरी पे जाएं, वहाँ पे टिल के ऊपर सेल हो रही होती है, तो टिल के ऊपर क्या लगे होते हैं? कैश काउंटर्स लगे होते हैं। कैश काउंटर के ऊपर मशीन पड़ी होती है, मशीन के अंदर रोल लगा होता है, रोल के ऊपर पंच करते हैं
तो वहाँ से छोटी सी स्लिप निकलती है जिसको आप यूज़ करते हैं। अब वो स्लिप की 2 कॉपीज निकल रही होती हैं, एक कॉपी अंदर रिकॉर्ड हो रही होती है, एक कॉपी जो होती है वो आपको कस्टमर के लिए होती है। अब फॉर एग्जांपल डे एंड के ऊपर हम अगर देखना चाहें कि हमने कितनी उस टिल से सेल की है, अब देखें 2 चीज़ें, मेरे पास एक टिल के ऊपर कैश पड़ी है, टिल पे कैश क्या है, जो एक्चुअल फिजिकल कैश पड़ा है, और एक उसके साथ क्या पड़ा हुआ है, एक मशीन पड़ी है। अब जब क्लोजिंग होती है, तो क्लोजिंग के ऊपर हम एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं। रिपोर्ट जनरेट क्या करते हैं, टिल वाइज। फॉर एग्जांपल 10 टिल लगे हुए थे, 10 काउंटर लगे हुए हैं, 10 काउंटर में हर काउंटर में कितना कैश पड़ा हुआ है फिजिकली, कितनी क्रेडिट का, अब अगर आप फॉर एग्जांपल क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो उसकी एक स्लिप अपने पास रख लेते हैं, एक आपको दे देते हैं, कितनी क्रेडिट कार्ड की सेल है वो भी वहां पे पता चल जाती है। अब मैंने क्या किया, मैंने सिस्टम के अंदर से, यानी कि जो ऊपर काउंटर का मशीन पड़ी है वहां से एक रिपोर्ट जनरेट की और मैंने देखा कि मेरे पास कितनी कैश रिसीव हुई आज के दिन में। उसने कहा जी आपको 1 लाख रुपए की कैश रिसीव हुई। अब मैंने काउंटर पे कहना है मुझे इसको रिकंसाइल करवाओ, काउंटर वाला कुछ कैश काउंट करके दे देगा आपको, कुछ आपको रिसीट दे देगा, वो क्रेडिट कार्ड की रिसीट दे देगा, और जो क्रेडिट सेल होगी उसके लिए कोई अप्रूवल का वोचर दे देगा, ठीक है। या कोई एम्प्लॉइज की सेल होगी तो उसके लिए आपको बता देगा कि ये एम्प्लॉइज ने, ये 4 एम्प्लॉइज ने ये परचेज की थी आइटम, इनके हमने अकाउंट के अंदर इतने पैसे क्रेडिट करने हैं, ये इसकी डिटेलें भी आपकी मैनेज होगी। तो क्या हुआ, आपने कैश रिसीट से कैश एक्चुअल जो हुआ उसके साथ आपने एक रिकंसिलिएशन बना ली। बात समझ आती है? तो टेल रोल का ही ऑब्जेक्टिव है जी। Another person should check the actual cash received against the टेल रोल टोटल। वही बात जो मैंने भी बताई आपको कि जितनी कैश रिसीव हुई है वो टेल रोल के साथ क्या होना चाहिए, मैच होनी चाहिए। रिस्ट्रिक्ट द एम्प्लॉय हु आर एबल टू रिसीव कैश। अब जाहिर बात जिनके पास कैश होती है उनको रिस्ट्रिक्ट किस तरह से किया जा सकता है कि भाई आपने तलाशी दे के जानी है, आपने कैश हैंड ओवर करके जाना है, उनको अपने कंट्रोल लगा सकते हैं। If the tail rolls are not produced, receipt should be given for cash receipt and copy of receipt retained. Receipt should be sequentially numbered। तो जारी बात है अगर फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास टेल रोल नहीं है तो आपके पास कैश रिसीट की स्लिप्स होनी चाहिए जिनके ऊपर आप मैनेज करें। नॉर्मली अगर आप किसी का सिस्टम खराब हो जाए, अगर आप किसी गवर्नमेंट में गए किसी और जगह पे गए तो मैनुअल आपको एक दे देते हैं वो इनवाइस। मैनुअल इनवाइस क्या होती है, अपने पास लिख लेते हैं, सिक्वेंशियल नंबर उनके पास पड़े होते हैं वोचर्स, उस वोचर को लिखते जाते हैं और लिखने के साथ साथ क्या करते जाते हैं, आपको स्लिप देते जाते हैं। तो आप आखिर में क्या कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसमें एक और कुछ कंट्रोल्स और भी हो सकते हैं। कुछ और कंट्रोल से मुराद क्या है, कैश सेल के ऊपर जहाँ पे कैश पड़ी है वहाँ काउंटर के ऊपर कैमरा लगा होना चाहिए। फिर और क्या कंट्रोल हो सकते हैं, जो कैश आपने रिसीव की है वो डे एंड के ऊपर आपने सबमिट करानी है बैंक के अंदर, आपने उसको ज़्यादा देर अपने पास नहीं रखना, ठीक है जी। और जो कैरियर है वो कैरियर प्रॉपर ऑथराइज होना चाहिए। शायद वो नीचे कंट्रोल आ जाए, लेकिन यानी ये समझ आ गया कैश सेल के ऊपर कोई मुश्किल तो नहीं है। ऑल मनी रिसीव्ड इज बैंक, जितने पैसे रिसीव सारे बैंक में जाने चाहिए। देयर शुड बी अ डेली बैंकिंग इफ पॉसिबल। वही बात जो मैंने भी की है कि जितने पैसे हैं फॉरेन बैंक में जमा हो। द अमाउंट ऑफ कैश पेमेंट शुड बी रिकॉर्डेड एंड सिक्वेंशियल नंबर अगेंस्ट द अमाउंट बैंक। जितने आपने जो पेमेंट जमा कराई है उसका आपके पास प्रूफ होना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए। प्रॉपर सेफ गार्ड शुड भी एग्जिस्ट ओवर मनी हेल्ड। वही बात है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल के पैसे रखे हैं तो सेफ के अंदर होने चाहिए, बैंक अकाउंट के ऊपर आपके जो है वो कंट्रोल्स होने चाहिए। तो उसमें क्या कहता है जी, देयर शुड बी एस्टैब्लिश प्रोसीजर फॉर ओपनिंग न्यू बैंक अकाउंट। अब जारी बात है पैसे अगर आपने रखवाने तो किसी बैंक अकाउंट में रखवाने हैं ना, तो कोई बंदा उठ के बैंक अकाउंट ओपन ना करवाए, प्रॉपर उसका प्रोसीजर होना चाहिए। देयर शुड बी रिस्ट्रिक्शन ऑन इंडिविजुअल ऑथराइज्ड टू प्रिपेयर एंड होल्ड चेक्स। जिनके पास चेक्स पड़े हैं उनको प्रॉपर कंट्रोल होने चाहिए। कंट्रोल्स क्या हो सकते हैं आप बताएं, प्रॉपर सेफ में पड़े हो, सेफ की 2 चाबियां हो, एक चाबी जिस बंदे ने चेक बनाने उसके पास हो, दूसरी चाबी किसी और के पास हो। इसलिए मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ इन्वेंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जितनी भी सीमेंट सेक्टर होते हैं इसमें एक्सप्लोडेड मटेरियल्स होते हैं, यानी कि जो ब्लास्टिंग करने के लिए ना वो मटेरियल्स होते हैं, आपकी जो माइनिंग होती है वहाँ पे। अब उसके लिए बारूद भी यूज़ होता है, डायनामाइट भी यूज़ होता है, बाकी चीज़ें भी यूज़ होती हैं। अब उसके ऊपर 3 लॉक लगते हैं, यानी एक दरवाज़ा है वो जिस स्टोर के अंदर ये मटेरियल पड़ा है उस स्टोर के दरवाजे पे 3 लॉक्स लगते हैं और वो शहर से हट के बनाया जाता है ताकि खुदा ना अगर एक्सप्लोड हो तो घर जो विसिनिटी के लोग हैं वो डिस्टर्ब ना हो। 3 लॉक होते हैं। सुनिए, पहले चाबी किसके पास है, कंपनी के स्टोर मैनेजर के पास है, यानी कि 3 डिफरेंट ताले लगे हुए हैं। पहले ताले की चाबी किसके पास है, स्टोर के मैनेजर के पास है। दूसरे ताले की चाबी कंपनी के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के पास है। तीसरी चाबी लोकल पुलिस स्टेशन के SHO के पास है। अगर किसी ने वहां से
अगर किसी ने वहाँ से निकालना है मटेरियल, यानी कि एक्सप्लोडेड मटेरियल निकालना है, तो उसको प्रॉपरली पहले इंटीमेट करना पड़ता है एसएचओ को, उसको इंटीमेट करना पड़ता है कंपनी की सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को, और फिर जाके वहाँ से मटेरियल निकलता है। और मटेरियल जब निकलता है तो तीनों की मौजूदगी में निकलता है और प्रॉपर उसकी रिकॉर्डिंग होती है। ऐसे नहीं निकल जाता कि वैसे कोई आया और आके लेके चला गया, वरना तो फिर होगा कि बरूदी जैकेटें मानी होंगी। तो बेटा बड़े कंट्रोल्स होते हैं, तरीके से काम होता है। तो सेम यहाँ पे भी अगर से है तो जिनके पास चेक्स हैं, कॉपीज हैं, वो क्या करें, वो उसको प्रॉपर सेफ में रखें, उसके ऊपर 2 ताले लगा दें। एक ताला जो है सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के पास हो, दूसरा ताला उसके पास हो। यानी कि अगर मैं कैश का हैंडलिंग करता हूं तो मेरे पास भी कैश की डायरेक्ट एक्सेस ना हो, जब तक मैं किसी और बंदे को ना बुलाऊं, सिक्योरिटी वाले को, कि भाई मेरे साथ आए और आके मुझे कैश लेनी है और मेरे साथ जाके काम करें। हाँ, अगर क्लोजन उनके आपस में हो जाए तो एक अलग बात है, उस क्लोजन को रोका नहीं जा सकता। There should be a safe custody of checkbooks. In a manual system, there should be no pre-signed checks. यानी कि कहता है कि अगर आपके पास है तो कोई भी प्री साइंड चेक्स नहीं होने चाहिए। प्री साइंड चेक से मुराद क्या है, यानी कि आप फॉर एग्जांपल के जो सीईओ साहब हैं वो जा रहे थे शहर छोड़कर 10 दिन के लिए, तो उन्होंने कहा कि सीएफओ साहब को, सीएफओ साहब 10 चेक ले आए, मैं सारे साइन कर देता हूँ ब्लैंक चेक। सीएफओ साहब की नीयत खराब हुई, 10 चेक में से पैसे निकलवाए और वो जा रहे हैं। तो भाई ये कि प्री साइंड चेक्स नहीं होने चाहिए, ठीक है जी। हाँ, अगर आपकी सिस्टम बैंक पेमेंट जो है वो ऑटोमेटेड है, यानी कि आपका जो सिस्टम है वो बैंक के साथ लिंक्ड है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, क्विक बुक है ना, क्विक बुक एक सॉफ्टवेयर है। क्विक बुक जो है वो बैंक के साथ लिंक्ड है, बाहर के मुल्कों में, पाकिस्तान में नहीं, बाहर के मुल्कों में क्विक बुक जो है वो बैंक सिस्टम के साथ लिंक्ड है, यानी कि बैंक और क्विक बुक लिंक्ड है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई पेमेंट करनी है, मैंने ना स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस लगाई होती हैं। अब बैंक क्या करेगा, ऑटोमेटिकली पेमेंट कर देगा। और वो बैंक फॉर मेरी हर महीने की 5 तारीख को क्लब की मेंबरशिप फीस जाती है। अब बैंक को मैंने इंस्ट्रक्शन लगाई है कि हर महीने की 5 तारीख को बैंक को जो है ना, बैंक ने पेमेंट करनी है, किसको, आपके जो क्लब की मेंबरशिप फी पे करनी है। पेमेंट हो गई। अब जब बैंक स्टेटमेंट के अंदर डेबिट हुआ ना, तो जो क्विक बुक है ये लिंक्ड है, क्विक बुक ने उस डेबिट की जाके नीचे पढ़नी है खुद ही ऑटोमेटिकली कि भाई ये पेमेंट जो है डेबिट साइड पे, इस पेमेंट की नेचर क्या है। वो नेचर एक्सपेंस को कहेगा कि जनाब सब्सक्रिप्शन चार्जेस के अंदर ये क्लब करनी है, ऑटोमेटिक उसकी एंट्री क्विक बुक के अंदर कर देगा, सब्सक्रिप्शन चार्जेस के अंदर जाके एंट्री पास कर देगा। उसमें कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं थी, ऑटोमेटेड सिस्टम था। यानी कि बैंक का सिस्टम भी ऑटोमेटेड है और हमारा जो क्विक बुक है वो भी क्या ऑटोमेटेड है, उसने ऑटोमेटिकली क्या कर दिया, उसके साथ लिंक कर दिया। इस तरह से मुझे कोई रिसीट हुई है, मेरे रिसीट अगर कस्टमर के नाम के साथ होती हैं, मैंने कस्टमर के अकाउंट ओपन किए हुए हैं, तो बैंक स्टेटमेंट के अंदर कस्टमर का नाम आएगा और मेरे पास जो क्विक बुक है ऑटोमेटिकली वहां कस्टमर का नाम पड़ेगा और उसको उठा के उसकी एंट्री रेलिवेंट अकाउंट कोड के अंदर कर देगा। अगर इससे अगर कोई सिचुएशन है तो वहां पे तो प्री साइंड की कोई बात ही नहीं होती। लेकिन आपके चेक्स प्री साइंड नहीं होने चाहिए, आपके चेक्स प्री साइंड नहीं होने चाहिए। In an IT system, there must be strong physical control or access to the pre-signed checks, such as being kept in safe until the next payment run and batch and the control total used over the check numbers। वो कहता है कि अगर आपने कोई ऑटोमेटेड पेमेंट्स करनी है तो उसके लिए अगर आपने कोई चेक साइन करवा के रखने, वैसे ये नॉर्मली ये बात यहाँ पे लिखी है प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। अब होता क्या है बेसिकली, फॉर एग्जाम्पल मैंने स्क्रॉल के थ्रू पेमेंट करनी है अगर, तो बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस देनी है। हाँ, एक केस में हो सकता है, फॉर सैलरी पेमेंट करनी है, मेरे पास 1000 एम्प्लॉई है। अब हर 1000 एम्प्लॉई के 1000 चेक्स तो नहीं बनेंगे, 1000 एम्प्लॉई का मैं क्या बनाऊंगा, स्क्रॉल बनाऊंगा, स्क्रॉल बना के उसकी पेमेंट चेक का बना के उसके थ्रू पेमेंट कर दूंगा। अब बैंक को पता है कि ये स्क्रॉल की पेमेंट है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कोई चेक लेके चला जाता हूँ जो स्क्रॉल की पेमेंट का है, तो वो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, वो स्पेसिफिक जो बैंक को इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसके मुताबिक उसको पैसे मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल इस क्लास में 25 बच्चे बैठे हैं, हर बच्चे का अपना बैंक अकाउंट है, सारे बच्चे फर्म के अंदर ट्रेनिंग। अब आपको जो स्टाइपेंड मिलता है वो किससे मिलता है, एक फॉर एग्जाम्पल हम सैलरी शीट बनाते हैं, सैलरी शीट के ऊपर एक चेक लगाते हैं, एक चेक लगाते हैं, वो सपोर्टेड बाय क्या होता है, सैलरी शीट होता है, और उसके ऊपर नेचर लिख दी जाती है कि ये पेमेंट है किसकी, सैलरीज की। अब आज मैं उस चेक को प्रेजेंट करता हूं तो क्या मुझे पेमेंट कर देगा बैंक, कभी भी नहीं करेगा। वो किसके थ्रू पेमेंट होनी है, वो आपकी स्क्रॉल के थ्रू पेमेंट होनी है। ये बात समझ आइए आपको, स्क्रॉल वाली, यानी कि बैंक को इंस्ट्रक्शंस मिल जाती हैं, एक लिस्ट मिल जाती है, उस लिस्ट की बेस के ऊपर बैंक हर अकाउंट को जाके क्रेडिट करता है। यानी कि वो बैंक, वो चेक किसके नाम का बनेगा, वो चेक बैंक के नाम का बनेगा, वो चेक किसके नाम का बनेगा, बैंक के नाम का बनेगा।
वो बैंक के नाम पे बनेगा और बैंक पैसे जो है वो आगे फिर ट्रांसफर करेगा, यानी कि वो इंडिविजुअल के नाम का चेक नहीं बनेगा। वो मैं क्या लिखूंगा उसके ऊपर, उसमें मैं लिखूंगा एमसीबी बैंक लिमिटेड। तो बैंक के नाम का बन गया, वो तो आम बंदा यूज ही नहीं कर सकता, कोई बंदा उसकी पेमेंट तो निकलवा नहीं सकता। हाँ, वो प्री साइंड हो सकते हैं। ठीक है जी। आगे हैं जी कैश के कंट्रोल्स। नोट एंड कॉइन शुड बी केप्ट इन सिक्योर प्लेस। अल्टीमेटली अगर आप समराइज करें सारे जितनी डिस्कशन है उसमें क्या बातें हुई हैं भाई, जो बंदा कैश ले रहा है वो कैश रिकॉर्ड ना करे, फिर प्रॉपरली जो है वो आपके फिजिकल एक्सेस राइट होने चाहिए, कंट्रोल लगे होने चाहिए, कोई बंदा एक्सेस ना कर सके। कैश काउंट आपका टाइमली इंटरवल्स के ऊपर होना चाहिए, प्रॉपर आपकी पेमेंट्स ऑथराइज होनी चाहिए। ठीक है जी। जितने पैसे आए सारे के सारे बैंक में जाने चाहिए, आप अपने पास ना रखें। डे एंड पे रिकंसिलेशन होनी चाहिए। यही हमने कंट्रोल्स पढ़े ना, इसके अलावा तो कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये कंट्रोल्स ऑलरेडी कहाँ पे हमने डिस्कस किए थे, जब आपने सेल और परचेज का प्रोसेस था, वहाँ पे कुछ चीज़ें आपकी ये कुछ हद तक चीज़ें वहाँ पे डिस्कस हो गई थी बेसिक कॉन्सेप्ट के पॉइंट से। फिर आगे पेमेंट्स हैं जी। चेक पेमेंट, चेक रिक्वेशन फॉर्म शुड बी यूज टू रिक्वेस्ट पेमेंट बैक्ड बाय सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। ये बात मैंने की थी कि जो स्क्रूटनी होती है, उस स्क्रूटनी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि बैंक पेमेंट जो है वो ठीक तरीके से हो, तो प्रॉपर स्क्रूटनाइज होना चाहिए कि भाई हमने जो पेमेंट करनी है वो प्रॉपर पेमेंट है या नहीं है। कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट वंस चेक्स हैज बीन प्रिपेयर्ड। जाहिर बात है जब जिस फॉर एग्जाम्पल एक बंच आया मेरे पास जिसके अंदर इनवाइस भी है, बाकी डॉक्यूमेंट्स भी हैं, तो उसके ऊपर मैं कैंसिलेशन की मार्क कर दूंगा कि जनाब हमने पेमेंट कर दी है, अब ये डॉक्यूमेंट्स क्या हो गए, कैंसिल हो गए, या मार्क पेमेंट कर देनी चाहिए। अक्सर कहते हैं क्योंकि स्टैंप बनी होती है, वो स्टैंप लगा देते हैं पेमेंट मेड। अब जाहिर बात है ये क्यों किया हमने, डुप्लीकेशन को रोकने के लिए। फॉर एग्जाम्पल के मौलवी साहब ने पेमेंट करनी थी, मौलवी साहब ने पेमेंट कर दी, चेक जो पेमेंट वोचर था उसके ऊपर स्टैंप नहीं लगाई, थोड़ी देर बाद कैसर आया, कैसर ने पेमेंट कर दी, अब ये डुप्लीकेट पेमेंट होगी। इसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं आप कि जब पेमेंट करें साथ ही उसके ऊपर मार्क कर दें कैंसिलेशन की या पेमेंट की कि हमने इसकी पेमेंट कर दी है। फिर जो चेक है वो प्रॉपर साइन होने चाहिए बैंक पेमेंट करें। अब पेमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो गया जी। ठीक है जी। देयर शुड बी एस्टैब्लिश अथॉरिटी लेवल्स फॉर चेक साइनिंग, यूजुअली 2 signatories are required for check above certain amount. Payment must be recorded promptly. All check must be sequentially numbered. जी अमार बताएं, अभी तक हमने जो रिसीट के कंट्रोल्स देखे हो क्या है? हाँ जी, हम रिसीट की बात कर रहे हैं। कैश सेल है, कैश सेल और कैश सेल के कंट्रोल्स बताएं जी, कोई बच्चा बता दे। कैश सेल के, कैश सिप कर रहा है, कैश एंट्री कर रहा है, सेम नहीं होना चाहिए, रिकंसिलेशन होनी चाहिए। कैश सेल के प्योर बताएं, ये ओवरऑल कैश सेल अगर हो रही है किसी एंटिटी के ऊपर, वहां पे प्रॉब्लम क्या हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल आप अपने जेल में किसी होटल को लेके आए, किसी रेस्टोरेंट को लेके आए, किसी बेकरी को लेके आए, फिर सोचें इस पॉइंट को। आपने पैसे ले लिए, बैंक में जमा नहीं कराए, ये तो ऑपरेशनल हो गया। मैं ये तो हो गया सॉरी बैंकिंग के पॉइंट। मैं कह रहा हूँ प्योर, यानी कि कैश सेल माइंड में लेके आए, जहां टिल लगा वहां पे क्या होना चाहिए, कैमरा होना चाहिए। टिल की टोटल सेल कैश की सारी कंसाइल होनी चाहिए। और क्या कंट्रोल पड़े हमने, सेग्रीगेशन और ड्यूटीज होनी चाहिए। किस में, जो बंदा ऑर्डर ले रहा है और जो बंदा कैश ले रहा है वो डिफरेंट होने चाहिए। फिर जो बंदा पेमेंट ले रहा है आपकी काउंटर के ऊपर, वो प्रॉपरली स्क्रूटनाइज होना चाहिए, उसको उसकी पर्सनल चेकिंग करनी चाहिए। जब वो टिल छोड़ के जाए तो उसका टिल प्रॉपर क्लोज किया जाए, क्लोज करने के बाद उसको देखा जाए कि जनाब वहाँ पे कितना कैश पड़ा हुआ है। अगर आप पेट्रोल पंप को देखें, पेट्रोल पंप्स के ऊपर आपने देखा होगा कि एक बंदे के हाथ में कैश होती है, पूरी टीम होती है, 8 घंटे के बाद रूटीन चेंज होती है। वो करते क्या, अच्छा आपने आज अगर पेट्रोल भरवाएंगे आप लोग तो एक चीज़ नोट करनी है आपने, 2 मीटर लगे होते हैं। एक जो पेट्रोल पंप की मशीन होती है 2 मीटर लगे होते हैं। 1 मीटर होता है जिसमें आपको नजर आ रहा होता है, उस मीटर से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो एक ना मैनुअल मीटर लगा होता है। अगर आपको शक हो ना कि आपको पेट्रोल पूरा नहीं मिल रहा, तो आप पहले जाके ना उसकी नीचे वाली मीटर की रीडिंग देख लें। नीचे वाले मीटर में क्या आ रहा होता है, टोटल कितने लीटर्स हमारी इस मशीन में से डिस्पेंस हो चुके हैं। ये बात समझ आई आपको? नहीं समझ आई? आगे एक तो ऊपर आप कहते हैं ना टक टक करके, सर देख लें मीटर 0 चेक कर लें, वो 0 तो हुआ जो नजर आ रहा है। अब उस
मशीन में से आज तक कितना पेट्रोल निकल चुका है वो तो नजर नहीं आ रहा। वो कहाँ पे होता है? वो नीचे छोटी सी एक लाइन होती है जिसके अंदर ना वो मीटर होता है, मैनुअल मीटर। उस मीटर के अंदर रिकॉर्डिंग हो रही होती है। अब फादर में लगा को लगे ना कि भाई मेरा जो पैमाना है वो ठीक नहीं है, इसने मुझे पेट्रोल कम दिया है, तो आप वहाँ पे 2 मिनट के लिए खड़े हो जाएं, आप मीटर की रीडिंग नोट कर लें। 2-3 बंदे गुजर जाएंगे, वहाँ पर एक्चुअल रीडिंग भी आ रही होगी, नीचे उसके साथ मीटर की रीडिंग भी आ रही होगी, दोनों को रिकनसाइल कर लें। अब जो बेसिकली क्लोज करते हैं ना, शिफ्ट क्लोज करते हैं, वो कौन सा मीटर यूज़ करते हैं? वो नीचे वाला छोटा मीटर यूज़ करते हैं। वो फॉर एग्जाम्पल 8 बजे सुबह रीडिंग की, वहाँ पे आया जी 5000 लीटर रीडिंग थी 5000 की, शाम को आई रीडिंग थी 8000 की, तो एक्चुअल कितना पेट्रोल निकल गया? 3000 का। 1 लीटर का रेट कितना है? 262, मल्टीप्लाई करेंगे तो सेल की फिगर बन जाती है। अब मेरे पास कैश कितनी होनी चाहिए? 3000 इंटू 262। हाँ, फिर आगे रिकन्सिलेशन बन सकती है, कुछ क्रेडिट की सेल होगी, कुछ बैंक के थ्रू सेल होगी, कुछ कैश के ऊपर सेल होगी, लेकिन मेरे पास उसका प्रूफ और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, फिर ही मैं कह सकता हूँ कि जनाब ये ठीक है या नहीं। क्लियर होगी ये बात? कोई इशू? मुश्किल तो नहीं है, आसान है ना। अब अब्दुल्ला इसके ऊपर ना ये और HR के प्रोसीजर करके ना जितने टॉपिक रह गए कल इंशाल्लाह हम क्लोज कर देंगे। आज अभी हमने ये कंप्लीट किया, इसमें कुछ ये तो बेटा लिंक्ड है आपके ऊपर वाले परचेज और सेल के साथ, या मैंने कोई चीज़ आपको एडिशनल नहीं करवाई। अब पेरोल का एक प्रोसेस है। पेरोल में बेटा पहले तो ये ओके है ना, इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है, याद नहीं करना कुछ भी इसमें, मैं सही बता रहा हूँ, आपने कुछ याद नहीं करना, सिर्फ ना बेसिक कंट्रोल्स आप जेन में रख लें। किसी डिपार्टमेंटल स्टोर को जेन में रखें, किसी होटल को जेन में रखें, किसी रेस्टोरेंट को जेन में रखें, किसी जगह पेट्रोल पंप को जेन में रखें। आप किसी एक बिजनेस के प्रोसेस को समझ लें कि ये सेल किस तरह से करते हैं, और वहां पे हम जाते हैं तो हम क्या क्या चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, किसी एक सिनेरियो को बिल्डअप कर लें बस। उसके बाद मैं जानना बता रहा हूँ, ये कुछ मुश्किल नहीं है, आसानी से आप याद कर लेंगे, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं यहाँ पे कोई मुश्किल से मुश्किल सवाल भी निकाल दूंगा ना, मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप लोग वैसे उसका आंसर बता देंगे कि जनाब यहाँ पे ये गलती हो रही है, ये काम ठीक नहीं हो रहा है, ये ठीक हो रहा है, ये गलत हो रहा है। क्यों? बेसिक सेंस है, कॉमन सेंस है, कोई याद करने वाली बातें यहाँ पे नहीं है। आगे समझ, आगे जरा चलते हैं हम HR के कंट्रोल्स के ऊपर। HR में बेटा मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, HR क्या है? ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स की क्या होती है? सैलरी पेमेंट। क्या रिस्क हो सकते हैं जी? अगर एक सैलरी कंपनी के पॉइंट से सोचें, सैलरी पेमेंट पे क्या रिस्क हो सकते हैं? क्या चीज? वही वन चलते हैं। पहला अब्दुल्ला ने पॉइंट किया जी कि फिक्टिशियस एम्प्लॉयज हो सकते हैं। फिक्टिशियस एम्प्लॉयज ने क्या कहा जी, फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास 20 बंदे काम करते हैं, हमने जो सैलरी बनाई है वो 50 बंदों की बनाई है, तो 30 क्या है? फिक्टिशियस है। दूसरा दाऊद ने बात की, दाऊद ने क्या बात की जी? आवर वर्क्स। फॉर किसी ने 2 घंटे काम किया उसको 10 घंटे की पेमेंट कर दें, या किसी ने 10 घंटे का काम किया उसको 1 घंटे की पेमेंट कर दें। और टैक्स डिडक्शन ठीक नहीं हुई, जारी बात है सेक्शन 148 के अंदर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? एम्प्लॉयर की होती है कि वो टैक्स को डिडक्ट करके आगे जमा करवाए। तो अगर टैक्स डिडक्ट ठीक नहीं होगा तो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनेगी? कंपनी की बनेगी। पेमेंट किसको करनी पड़ेगी? कंपनी को करनी पड़ेगी। तो क्या कहते हैं जी, फिक्टिशियस एम्प्लॉयज हो सकते हैं, जितने घंटे काम किया है उतने घंटे से ज़्यादा या कम पेमेंट हो सकती है, प्रॉपर जो डिडक्शन करनी है वो ठीक तरीके से नहीं होती। टैक्स डिडक्शन के अलावा और भी डिडक्शन हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी ने हाउस लोन लिया हुआ है, किसी ने इन्वेस्ट एडवांस लिया हुआ, उसके अगेंस्ट उसकी एडजस्टमेंट होनी है, वो ना हो वहाँ पे जाके प्रॉपरली। ये मेन यही पॉइंट आते हैं ना जहन के अंदर। अब हर एक चीज़ के ऊपर एक पैरामीटर है। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा जी कि 2 घंटे काम किया है और 10 घंटे की पेमेंट लेके चला गया है, इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अटेंडेंस मशीन लगा दें। अटेंडेंस मशीन के ऊपर प्रॉपरली चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, टाइम इन टाइम आउट उसकी बेसिस के ऊपर वो पेरोल सिस्टम के साथ लिंक्ड होना चाहिए, और ऑटोमेटिक वहाँ पे आपकी सैलरी कैलकुलेट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि अगर कोई एम्प्लॉय 3 दिन कंसेक्टिव या 2 दिन कंसेक्टिव 10 मिनट लेट होता है तो उसकी 1 लीव मार्क हो जाती है।
अब सिस्टम के अंदर ये कंट्रोल ऑटोमेटिकली बिल्डअप हुआ है कि मैं फॉर एग्जाम्पल आज भी 9-10 पे आया हूँ, कल भी 9-10 पे आया हूँ, तो मेरी एक छुट्टी कंसीडर हो जाएगी। तो एक छुट्टी कंसीडर होगी तो मेरी एक दिन की सैलरी प्रोसेस नहीं होनी चाहिए। सिस्टम के अंदर ऑटो कंट्रोल होना चाहिए। वो किस तरह से, फॉर एग्जाम्पल मेरी सिस्टम के अंदर जो सैलरी की कैलकुलेशन है उसके अंदर मेरी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए। वो सिस्टम के अंदर बिल्ट इन कंट्रोल हो, सिस्टम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके दे दे। पीछे बात है फिक्टिशियस एम्प्लॉयज की, इसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? थोड़ा सा सोचें, आसान सी बात है, कोई मुश्किल नहीं है। वो झूठे भी बन सकते हैं जी। इसमें दो चीजें आती हैं, लीवर्स, ज्वाइनर्स, और तीसरा अटेंडेंस। देखो अगर एक बंदा आ रहा है तो उसकी अटेंडेंस भी तो लग रही होगी। अब अटेंडेंस जो है वो अगर आप फिंगरप्रिंट के थ्रू लगा रहे हैं या आई स्कैनर के थ्रू लगा रहे हैं तो समझ आती है, वहाँ पे ये कंट्रोल खत्म हो जाएगा, वहाँ पे ये वाला रिस्क खत्म हो जाएगा। जाहिर बात है जितने एम्प्लॉइज आ रहे हैं जो प्रॉपरली टाइम पे आते हैं, जिस तरीके से आते हैं, उनके अटेंडेंस को उनके अटेंडेंस सिस्टम को रिकॉर्ड करने का जो सिस्टम है वो क्या है, आयरस है, आंखों की जो पुतली है उसकी रिकॉर्डिंग करता है या आपके फिंगरप्रिंट को स्कैन करता है। अब हमारे बंदे के डिफरेंट होते हैं। अब ये तो नहीं कह सकते कि फिंगरप्रिंट फिर भी हो सकते हैं। फिंगरप्रिंट किस तरह से हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल प्रिंट, 3D प्रिंट के अलावा आप कर क्या सकते हैं? फॉर एग्जांपल एक किसी जो है ना सिलिकॉन के जो नहीं होते मटेरियल्स, उसके ऊपर आप फिंगरप्रिंट लगाएं, उसके ऊपर आप एक अंगूठा बनवा लें। अब अंगूठा जो है ना वो बनाओ और आप जो है ना अंगूठा अपने अंगूठे पर चढ़ाएं और जाके लगा दें। ये जो प्रॉब्लम आती है सिमों की, ये अक्सर औकात आपने देखा है कि सड़कों के ऊपर सिम मशीनें लेके खड़े होते हैं, इनसे कभी भी सिम परचेज ना कीजिएगा। ये आपके फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड कर लेते हैं। जैसे फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड करते हैं, उस फिंगरप्रिंट को फिर बाद में यूज़ करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ फिक्टिशियस सिम ओपनिंग। या हो सकता है कि आपने फॉर एग्जाम्पल कि आपसे कहेंगे नहीं हुआ सर दोबारा करें, वो कर क्या रहे होते हैं? वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कर रहे होते हैं लोगों की फॉर द पर्पज ऑफ जो सिम होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो 2 दफ़ा उसने कहा है ना अंगूठा लगाए, तो उसने 2 सिमें निकाल दी, एक तो उसने सिम मुझे दे दी, दूसरी सिम किधर गई? वो फिर ये दहशतगर्दी के अंदर, ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के अंदर जो अक्सर औकात आपको आते हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट आ गया जनाब, ये हो गया वो हो गया, उसके अंदर वो सिमें यूज़ होती हैं। समझाई बात की? क्लियर हुआ? और या आपके जो होते हैं फिंगरप्रिंट वो रिकॉर्ड हो जाते हैं। हाँ, उससे ज़्यादा जो बेहतर है वो आयरस है। अगर आप नादरा में भी जाएंगे ना आजकल, तो नादरा में कोई आप एप्लीकेशन देते हैं ID कार्ड वगैरह की, तो आपका आयरस स्कैन फ़ौरन कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? इसी वजह से कर लेंगे कि कल कोई मसला फॉर एग्जाम्पल आता है फिंगरप्रिंट्स की वजह से, तो हम आयरस के ऊपर शिफ्ट हो चुके हैं और आने वाले वक्त में आयरस पे शिफ्ट होने वाले हैं। यानी आगे आपको अंगूठे लगाने की जरूरत नहीं होगी। आप जाके बस सिस्टम पर बैठेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली सिस्टम डिटेक्ट कर लेगा कि जनाब आप वही जनरल बंदे हैं या नहीं है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब मैंने फिर यहाँ पे लिखा लीवर एंड ज्वाइनर्स। अब अगर कोई बंदा छोड़ के जाता है कंपनी को, रिस्क क्या है? छोड़ के चला गया लेकिन सैलरी शीट में से भी निकाला नहीं है। छोड़ के चला गया लेकिन उसे हमने एक्सेस राइट को खत्म नहीं किया। छोड़ के चला गया, उसे एम्प्लॉय कार्ड हमने वापस नहीं लिया। तो जो लीवर्स होते हैं, इन लीवर का एक प्रोसेस होता है। लीवर का प्रोसेस क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी ने रिजाइन करना है तो उसकी रेजिग्नेशन लेटर ईमेल करता है, वो उस ईमेल जाती है HR के पास। HR उस ईमेल की बेसिस को लेता है और ईमेल की बेसिस के ऊपर एक सारे डिपार्टमेंट को उसका रेजिग्नेशन लेटर भेज देता है। सारे डिपार्टमेंट में कौन कौन से होंगे? वो डिपार्टमेंट जो स्टेक होल्डर्स हों। फॉर एग्जाम्पल IT डिपार्टमेंट है, जाहिर बात अगर मेरे पास लैपटॉप था तो मेरा लैपटॉप जो है वो किसके पास पड़ा है? मेरे पास पड़ा है, लेकिन कहा किसका? कंपनी का है। तो IT डिपार्टमेंट ने क्या करना है? फौरी तौर पर लैपटॉप फिजिकल जो एसेट्स हैं उसको कंट्रोल लेना है। फिर जो ईमेल एड्रेस है, डोमेन है, उसको बंद करना है। मेरे जो राइट्स हैं सिस्टम के अंदर चेंज करने के या सिस्टम के अंदर कोई प्लस माइनस करने के, वो क्या करने हैं? ख़त्म करने हैं या उसको मॉनिटर करना है। जो डाटा है उसको प्रॉपरली क्या करना है? हैंड ओवर करना है। उसके बाद क्या होगा? ये काम कंप्लीट होने के बाद फिर जो आपकी अटेंडेंस शीट है उसके अंदर से भी आपका नाम क्या होना है? स्ट्राइक ऑफ होना है। आपकी इंटाइटलमेंट तैयार होनी है। तो उसका एक पूरा प्रोसीजर होता है लीवर्स का, हमारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन अगर लीवर्स के प्रोसेस को प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर दिया जाए, उसके सिस्टम को प्रॉपरली आपने इन बिल्ड कर दिया जाए, तो फिर ये चांस आपका कम हो जाता है कि फिक्टिशियस एम्प्लॉइज आपके कोई नहीं रहेंगे। फिर जैसे कोई बंदा अगर ज्वाइन करता है
तो उसकी ज्वाइनिंग के भी एक प्रोसीजर होते हैं। ज्वाइनिंग का प्रोसीजर क्या होता है कि पहले एक जॉब एडवर्टीजमेंट होती है, उसके ऊपर एप्लीकेशंस आती हैं, एप्लीकेशन के ऊपर हम फिर उनको टेस्ट के लिए कॉल करते हैं, टेस्ट में से फिर हम जो बंदे रेलिवेंट हमें लगते हैं उनको फिर हम इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं, फिर इंटरव्यू का प्रोसेस होता है, इंटरव्यू के बाद उनके रेफरेंस चेक होते हैं, रेफरेंस चेक करने के बाद फिर हम अल्टीमेटली उनको जॉब ऑफर करते हैं और जॉब के अंदर हम उनको प्लेस करते हैं। उसके बाद फिर उनको ट्रेनिंग होती है, ओरिएंटेशन होती है, उसके बाद उनका सिस्टम के अंदर नाम इनबिल्ट कर दिया जाता है। अब अगर कोई कंपनी के लोग छोड़ के जा रहे हैं, उसके ऊपर लीवर का प्रोसेस प्रॉपरली लग रहा है, तो फिर ये चांस कम हो जाता है कि 56 एम्प्लॉइज आपके वहाँ मौजूद हैं। अगर कोई एम्प्लॉय ज्वाइन हो रहे हैं, अब इसकी एक ज्वाइनर एक रिकन्सलेशन भी बनती है। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास 1000 एम्प्लॉइज लास्ट मंथ के अंदर 30 एम्प्लॉइज छोड़ गए, 10 एम्प्लॉइज नए आ गए, तो मेरे पास सैलरी कितना की होनी चाहिए? 980 एम्प्लॉइज की सैलरी प्रोसेस होनी चाहिए। तो हम ये लीवर ज्वाइनर्स की रिकन्सलेशन के थ्रू भी अपने ये देख लेते हैं कि कोई फिक्टिशियस सैलरीज तो नहीं बनी। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे कंट्रोल हो सकते हैं सिस्टम के अंदर। जो बेसिकली टेंडर्स सिस्टम है, ये सबसे बड़ा कंट्रोल है। जो बंदे आ रहे हैं उनकी फेस रिकग्निशन, उनकी आई रिकग्निशन, उनकी फिंगरप्रिंट्स, उसके थ्रू अगर टेंडर्स लग रही है तो वहाँ पर भी चांस क्या होता है, कम होता है कि कोई फिक्टिशियस एम्प्लॉइज आपके वहाँ पे इंक्लूडेड हो। और ऑटोमेटेड सिस्टम्स के अंदर ये प्रॉब्लम वैसे भी कम ही होती है। ठीक है जी। अब ज़रा ये जो हमने देखी है इश्यूज देखे हैं, इन इश्यूज के ऊपर हम जरा देख लेते हैं कि कंट्रोल्स कौन कौन से हैं। भाई ये क्या पेरोल वाला थोड़ा सा देख लें, पेरोल जितना रह जाएगा हम बाकी कल कर लेंगे। ये जनाब आपका जो पेरोल सिस्टम है, पेरोल के अंदर कैलकुलेशन ऑफ द ग्रॉस वेजेस एंड सैलरीज हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ वेजेस सैलरीज इन द पेबल इन अकाउंट्स हैं, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स एंड अदर डिडक्शन फ्रॉम द वेजेस एंड सैलरीज है, पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज है। ठीक है जी। तो कैलकुलेशन के अंदर ही फिर ये पॉइंट आ जाता है कि फिक्टिशियस एम्प्लॉइज तो नहीं है, ओवरवर्क वाली बातें सारी वहाँ पे आ जाएंगी। फिर आपके अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग है, डिडक्शंस हैं और पेमेंट है उसकी। रिस्क क्या है जी? कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस वेजेस एंड सैलरीज, यानी कि आप वेजेस सैलरीज को जब कैलकुलेट करते हैं उसमें रिस्क क्या हो सकते हैं जी? वेजेस एंड सैलरीज में भी पेड टू इंडिविजुअल्स हु आर नॉट एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय नहीं है उनको पेमेंट हो जाए। एम्प्लॉय में भी पेड फॉर वर्क दे हैव नॉट डन। फॉर एग्जाम्पल के ओवर वर्क किसी 2 घंटे काम किया, उसको 10 घंटे की पेमेंट कर दीजिए। ग्रॉस वेजेस एंड सैलरीज कुड बी कैलकुलेटेड इनकरेक्टली। जारी बात है, उसका एक फार्मूला होता है, एक आपका बेसिक सैलरी होती है, उसमें हाउस रेंट होता है, मेडिकल होता है, उनकी स्पेसिफिक परसेंटेज होती है। अगर वो ठीक तरीके से कैलकुलेट नहीं होगी तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे भी आ सकती है। फिर टैक्स एंड अदर डिडक्शन कुड बी कैलकुलेटेड इनकरेक्टली, यानी कि आपने अगर किसी का टैक्स काटना था, किसी की डिडक्शन करनी थी, वो आपने ठीक तरीके से डिडक्शन नहीं की। तो ये क्या है? ये रिस्क है किसके अंदर? कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस वेजेस एंड सैलरीज के अंदर। आई बात समझ? अब हर एक का रिस्क हमने कवर कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल नीचे आ जाए, वेजेस एंड सैलरी शुड नॉट बी पेड टू इंडिविजुअल हु आर नॉट एम्प्लॉइज, जो एम्प्लॉय ने उनको पेमेंट ना की जाए। दे शुड बी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, द इंडिविजुअल रिस्पांसिबल फॉर प्रिपेयरिंग द वेजेस एंड सैलरी शुड बी द पर्सन हु एक्चुअली पे देम, यानी कि जिसने सैलरी बनाई है और जिसने सैलरी पे किया, दोनों क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। द ग्रॉस पे ऑफ ईच एम्प्लॉय शुड बी ऑथराइज्ड बाय एन अप्रोप्रिएट पर्सन, तो जो उसकी ग्रॉस पे है वो प्रॉपर्ली ऑथराइज होनी चाहिए, या उसके बैक एंड पे क्या होना चाहिए? एक सैलरी का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जिसके अंदर ये चीजें मौजूद होनी चाहिए। दे शुड बी फॉर्मल पर्सोनल रिकॉर्ड्स गिविंग डिटेल ऑफ ईच एम्प्लॉय एंड हिज और हर रेट ऑफ पे एंड डेट ऑफ स्टार्टिंग एंड लिविंग द एम्प्लॉयमेंट। यही बात लीवर ज्वाइनर्स वाली बात जो मैंने की वो आ गई। There should be a time sheet for hourly based employees and this should be authorized by the appropriate supervisor। ये जो हमने बात की थी कि अटेंडेंस मशीन के अंदर, सिस्टम के अंदर जो है उसके आप वर्ड हो जाएंगे, वहाँ पर उसकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी, उसकी बेस के ऊपर आप उसको पेमेंट कर देंगे। अब इसमें एक टाइम शीट का भी कॉन्सेप्ट होता है। टाइम शीट का कॉन्सेप्ट क्या होता है? थोड़ा सा पुराना नाम हो गया, आप तो बड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं। आप तो जो है ना वो सिस्टम के अंदर ही टाइम एलोकेट हो जाता है और उसके ऊपर भी आप रिकॉर्डिंग हो जाती है। इतने अच्छे सिस्टम आ चुके हैं। लेकिन टाइम शीट का कॉन्सेप्ट मैं आपको देता हूँ, अगर आप फर्म में भी जाएंगे ना तो वहाँ पे भी आप टाइम शीट्स बनाएंगे। अब फॉर एग्जाम्पल मैं जब फर्म में था, चलो अभी तो इवन पार्टनर्स की भी बनती है, पार्टनर्स की भी टाइम शीट्स बनती हैं। किस तरह से? मैंने किसी फॉर एग्जाम्पल के अब्दुल्ला मेरा पार्टनर है, अब्दुल्ला ने मुझे काम दिया है करने के लिए। अब मैंने अब्दुल्ला को चार्जिंग करनी है अपने काम की, तो मैं क्या करूँगा? मैं टाइम शीट अब्दुल्ला को दूंगा अपने काम घंटों की। अब मेरे पूरे महीने के घंटे हैं ना, प्लान है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप अभी देखें तो पूरे ऊपर सारे डेज आ जाएंगे। अब हमें पता है कि हफ्ते में 2 दिन हम काम नहीं करते, सैटरडे संडे।
वो क्रॉस कर दें। अब ईद की छुट्टियां आई हैं वो सारी क्रॉस कर दें। रिमेनिंग आवर्स फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ इस महीने में हमारे पास 80 आवर्स की वर्किंग थी। अब इस 80 आवर्स में मैंने किस किस क्लाइंट के ऊपर कितने कितने घंटे लगाए वो मेरा उस टाइम शीट के अंदर आ रहा होता है रिकॉर्ड। इसके दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक कॉस्ट एलोकेशन टू द रेलिवेंट क्लाइंट होनी चाहिए, वो ठीक हो जाती है। दूसरा जो पेमेंट होती है, अगर कोई आवरली बेस्ड वर्कर है तो उसकी जो पेमेंट होती है वो पेमेंट का रिकॉर्ड वहां से इजीली मेंटेन हो जाता है कि जनाब इसने इतने घंटे काम किया था, इसको इतने घंटों की पेमेंट करनी है। और वो टाइम शीट क्या होनी चाहिए, प्रॉपरली सुपरवाइजर्स के थ्रू ऑथोराइज्ड भी होनी चाहिए। ठीक है जी, बात क्लियर होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं अब्दुल्ला को चार्ज कर दूं 20 घंटे और अब्दुल्ला ने इसको प्रूव ही नहीं किए, फिर उस 20 घंटों को मैं चार्ज नहीं कर सकता। फिर कहता है अल्टरनेटिवली क्लॉक कार्ड सिस्टम माइट बी ऑपरेटेड। क्लॉक कार्ड होता है फॉर एग्जाम्पल कि आपने पता है कि ये होता है जो बेसिकली आपके होते हैं ना डेली वेजर्स होते हैं उनके लिए क्लॉक कार्ड होता है। आपने अक्सर कहा देखा होगा कि मजदूर सुबह 8 बजे आया शाम 4 बजे तक काम करता है तो उसकी मजदूरी इस तरीके से कैलकुलेट होती है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल के एक एम्प्लॉई हमारे दिन में 10 एम्प्लॉय हैं, उन घंटे रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है तो उसको क्लॉक कार्ड इस्तेमाल कर लें आप उनके लिए। फिर कहते हैं सीनियर मैनेजर शुड चेक टोटल पेरोल कॉस्ट ईच वीक और मंथ टू मेक श्योर दैट द टोटल अमाउंट डज नॉट अपीयर एक्सेसिव। यानी कि अब आप जो सैलरी शीट बन जाए उसको आप वही कंट्रोल्स लगा लें कि भाई मेरे पिछले महीने की सैलरी इतनी थी, इतने लीवर्स आए, इतने ज्वाइनर्स गए हैं, मेरी इतनी इस महीने की सैलरी होनी चाहिए। तो वो क्या उसके साथ रिकंसाइल होती है एनालिटिकली यानी होती है, वो भी आपके कंट्रोल्स में आ सकता है जी। बोनस पेमेंट टू इंडिविजुअल मस्ट बी ऑथराइज्ड, तो सिंपली इसमें कोई इतना इशू नहीं है। फिर कैलकुलेशन ऑफ टैक्स एंड डिडक्शन है, जाहिर बात है अब स्लैब्स हैं, सैलरी के स्लैब्स होते हैं, स्लैब्स के हिसाब से पेमेंट होती है। तो अब यहाँ पे दो काम हो सकते हैं सिस्टम के अंदर, आप कंट्रोल लगा सकते हैं। वो कंट्रोल क्या लगा सकते हैं कि भाई अगर किसी की सैलरी ग्रॉस सैलरी इतनी अमाउंट बनती है तो उस पर इतना टैक्स काट लें, तो वो कैलकुलेशन का मैकेनिज्म जो है वो एक्सेल के अंदर बना के सिस्टम के अंदर इनबिल्ट कर दिया जाता है। या दूसरी ऑप्शन क्या हो सकती है, मैनुअल कैलकुलेशन कर लें आप, तो वो जो लॉज एंड रेगुलेशन है उसको साथ लिंक करके वहां पर उसकी पेमेंट होनी चाहिए। कहते हैं पेरोल प्रोसीजर ITR manual should be provide for the deduction of all appropriate deduction using up to date rate of taxes। यानी कि जो आपकी अमेंडमेंट्स आई हैं उसके बाद जो भी चेंजेस होने चाहिए उसके मुताबिक ही आपकी रिडक्शंस में मौजूद होनी चाहिए जी। सीनियर मैनेजमेंट शुड चेक द टोटल अमाउंट ऑफ रिडक्शन ईच वीक और मंथ। तो जो किसी की पेमेंट में सैलरी में से कटी है तो वो सीनियर लेवल का बंदा उसको रिव्यू कर ले। ऑल वोचर डिडक्शन मस्ट बी ऑथराइज्ड इन राइटिंग बाय द एम्प्लॉय एंड दिस रिटन ऑथराइजेशन शुड बी केप्ट इन द पेरोल फाइल। तो वो फॉर एग्जांपल कि मैंने अगर कुछ लोन लिया हुआ तो मेरी लोन की डिडक्शन होती है तो वो मेरे फाइल के अंदर मौजूद होना चाहिए कि जनाब मैंने लोन लिया हुआ उसकी डिडक्शन होती है, ताकि कोई बंदा इसके ऊपर इशू ना कर सके कि जनाब मेरी इंटाइटलमेंट लाख रुपए की थी लेकिन मुझे यहाँ पे 80,000 हर महीने दिया जा रहा था। तो जो उसको पेमेंट की है हमने एडवांस के तौर पर वो और जो उसके अगेंस्ट डिडक्शन हुई उसका प्रॉपर हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर ये जो हम पढ़ रहे हैं ना कैश बैंक जितने हम कंट्रोल्स पढ़ रहे हैं, अगर इसमें ये दरमियान वाला आप कर लेंगे ना, ये वाला एग्जाम्पल ऑफ प्रिंसिपल कंट्रोल्स, ये भी मोर देन इनफ होंगे। सिर्फ समझना है, इसके साथ लिंक करना है कि हम रिस्क पता हो हमें रिस्क क्या है और रिस्क के अगेंस्ट हमें इसका कंट्रोल पता होना चाहिए बस। बाकी सिनेरियो बेस्ड आपको बता देगा, फॉर एग्जाम्पल सिनेरियो कैसे बन जाएगा, आपको एक पूरा प्रोसेस बता देगा कि HR का जनाब है कि टैक्स डिडक्शंस नहीं होती, या वो बता देगा कि हमारे पास कोई पेरोल का सिस्टम नहीं लगा हुआ, या ये बता देगा अटेंडेंस मशीन नहीं लगी हुई, क्लॉक कार्ड मशीन नहीं लगी हुई। तो आपने उसके बेसिस पे बताना है यहाँ प्रॉब्लम क्या हो सकती है। वो प्रॉब्लम आपके ज़हन में होगी, आप इस लिस्ट को जाके वहां पे आइडेंटिफाई कर लेंगे। मुश्किल नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं मुश्किल नहीं है, अगर आप इसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझ के करेंगे तो मुश्किल नहीं है। ठीक है जी बात। डिडक्शंस भी होगी आपकी, डिडक्शंस के बाद आपके पास है जी वेजेस की पेमेंट है। तो वही बात है, जो बंदा सैलरी शीट बना रहा है वो बंदा पेमेंट ना करे, पहला कंट्रोल वो भी हो सकता है जी। द अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम पेरोल डेटा दैट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द सीनियर मैनेजर। तो जो पेमेंट होनी है वो सीनियर मैनेजर ने जो सैलरी शीट अप्रूव किया उसकी बेस के ऊपर तैयार करे। अकाउंटिंग फॉर पेरोल शुड बी कंप्लीट विद इन अ स्ट्रिक्ट टाइम स्केल फॉर, क्योंकि बेसिकली ये कंट्रोल तो नहीं है वैसे, मतलब अगेन एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा सकता है कि सैलरी टाइमली बेसिस के ऊपर डिस्पर्स हो जाए ताकि हमारे पास कोई इम्प्लाई केस ना कर दे कि हमें पे सैलरी टाइमली बेसिस पे नहीं मिलती। दे शुड बी कंट्रोल अकाउंट फॉर पेरोल विद रेगुलर रिकंसिलिएशन बिटवीन द कंट्रोल टोटल एंड द पेरोल रिकॉर्ड ऑफ द इंडिविजुअल एम्प्लॉइज। वही बात, 100,000 एम्प्लॉइज थे, 30 चले गए, 10 आ गए, 900 से एम्प्लॉइज की सैलरी शीट होनी चाहिए, उससे लिंक कर सकते हैं। बाकी बैंक पेमेंट के कंट्रोल्स आपने ऑलरेडी पढ़े हैं, उसके साथ लिंक हो सकते हैं। तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कोई और इसमें कोई इशू मौजूद है जी। ले जी, ये पेरोल का भी एरिया हमारा तकरीबन कंप्लीट हो गया। बाकी जो इसमें कुछ छोटी मोटी चीज़ें रह गई हैं वो आप लोगों ने खुद इसमें पढ़नी है। पीछे इन्वेंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पॉइंट्स रह गए,
इन्वेंट्री ऑलरेडी हमने कवर किया हुआ है जब हम इन्वेंट्री के फिजिकल स्टॉक काउंट की बात कर रहे थे। तो जो फिजिकल स्टॉक काउंट है वही आपका कंट्रोल है। तो मैंने उसमें बताया था कि फिजिकल कंट्रोल भी होना चाहिए, रिकन्सिलेशन हो, टाइम इन टाइम आउट, इन्वेंट्री आ रही है, इन्वेंट्री जा रही है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। फिर कुछ परचेज के साथ लिंक्ड है, तो वो अल्टीमेटली हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा देख लेंगे तो वो चीज़ें भी हमारी कवर हो जाएंगी। बाकी एक दफ़ा इसको आपने अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। ये इनमें से आज तक पेपर तो नहीं आया हुआ, लेकिन अगर पेपर आ जाए तो ये एक क्रिटिकल हो सकता है। देखें, पेपर में आने के लिए ना सेल, परचेज, इन्वेंट्री, ये 3 बड़े मेजर एरियाज हैं जहाँ से कंट्रोल के ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल आ सकते हैं। लेकिन आपने ये नहीं रहना कि जनाब इसके अलावा पेपर में नहीं आ सकता। और सकता है इस दफ़ा यही पे रोल आ जाए। बैंक पेमेंट परचेज के साथ लिंक्ड है, कैश पेमेंट सॉरी रिसीट जो है वो सेल के साथ लिंक्ड है, तो वो तो इनबिल्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। पीछे रह गया एचआर का जो है ये थोड़ा सा है कि मतलब इतना इंपॉर्टेंट उस तरीके से है या नहीं, ये क्वेश्चन मार्क्स में ज़रूर आ सकता है, लेकिन सवाल आ सकता है, अनयूजुअल वे के अंदर आ सकता है। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सब चीज़ों की। बाकी मेरा ख्याल है कि आप पेपर में बैठ के अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अभी तक की जो लर्निंग है उसमें आपने एक चीज़ नोट करनी है, आप लोगों को प्रोसेस को लिंक करना आना चाहिए। यानी कि हमें पता है कि जनाब ये एक डायग्राम बनती है, फ्लो चार्ट बनता है, ये काम होते हैं, इसको कंट्रोल्स क्या होने चाहिए, बेसिक सेंस आपकी काफ़ी हद तक डेवलप हो चुकी है, क्योंकि अभी मैंने ये आप लोगों ने बताए हैं और यही चीज़ें यहाँ पे लिखी थी। अगर आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ तो चले एक अलग बात है, लेकिन अगर नहीं पढ़ा हुआ और आपने वैसे बता दी हैं तो ये इस चीज़ को डिपिक्ट करते हैं कि आप लोगों ने कंट्रोल्स को समझ लिया। ठीक है, तो जब आप माइंड थोड़ा सा चलाएंगे तो चीज़ें आसानी से हो जाएंगी। पेपर में बैठ के कोई सवाल मुश्किल नहीं होता, ये सवाल भी मुश्किल, ये भी क्वेश्चन आ जाएंगे मुश्किल नहीं है ना। अब अगर इस पोजीशन पे आ गई, यानी कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के बाद मुझे उम्मीद है कि अगले हफ्ते के बाद आप पूरे सिलेबस में से कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ जाएगा उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन उसको अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास बेसिक जो कॉमन सेंस है वो एक्टिव होनी चाहिए। ऑडिट कॉमन सेंस के ऊपर ही बेस करता है। ऑडिट में अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कॉमन सेंस से ऐड की हो, या कोई ऐसी चीज़ नहीं हो जो रट्टे के बगैर हो ही नहीं सकती। कोई चीज़ रट्टे के बगैर, कोई चीज़ ऐसी नहीं हो रट्टे के बगैर ना हो। हाँ, जो रिपोर्ट के अंदर 700 के अंदर रिपोर्ट वाले एरिया थे वहाँ पे थोड़ा सा शायद रट्टा लगाने की ज़रूरत है। ठीक है जी, तो वहाँ पे थोड़ा सा रट्टे लगाने की ज़रूरत हो सकती है, तो वो शायद एक पॉइंट ऑफ व्यू हमारा रह जाए। ले जी, आज की डिस्कशन को यहीं पे करते हैं कंक्लूड। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।